तो सोचो जरा, अगर नारुतो और सस्के अचानक 20 साल पीछे चले जाएं, तो क्या वो जिराया सेंसे को बचा पाएंगे? क्या वो अपनी फैमिली का भविष्य बदल पाएंगे? इसका जवाब आपको मिलेगा इसी नई सीरीज में। तो स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार सीरीज में, जहां नारुतो और सस्के टाइम ट्रैवल करके अतीत में लौटते हैं। भाई लोग, हाई पॉइंट्स देना मत भूलना और कमेंट्स की बारिश कर देना, क्योंकि असली मजा तो आपकी रिएक्शन से ही आता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नारुतो और सास्के किसी तरह टाइम ट्रैवल करके 20 साल पहले वाले कोनोहा में पहुंच गए थे, लेकिन ये सब हुआ ओत्सुत्सुकी के कारण से। इसी समय ओत्सुत्सुकी कबीले का फिर से हमला हो गया। नारुतो की बीवी, बच्चा और सारे साथी वहीं मारे गए। जमीन पर गिरे लहूलुहान सास्के को देखकर नारुतो ने पूरी जान लगाकर एक भयंकर रासेनगन छोड़ा, लेकिन दुश्मन ने बस हाथ हिलाया और उसका पूरा रासेनगन चमकते हुए कणों में बिखर गया। कभी प्रोफेसी चाइल्ड कहलाने वाला निंजा दुनिया को बचाने वाला हीरो भी आखिर इस कड़वी सच्चाई के आगे झुक गया। जब दोनों मरने ही वाले थे, अचानक कामुई जैसा एक भंवर बना और दोनों उसमें खिंच गए। होश आया तो खुद को एक अंधेरे पहाड़ी गुफा में पाया। सामने अंधेरे से धीरे धीरे बाहर आता शख्स और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू था। नारुतो ने हैरानी से पूछा, ये सब हुआ क्या है? ओरोचिमारू मुस्कुराकर बोला, घबराओ मत, मैंने वो पुराना ब्लड लाइन डोजुत्सु इस्तेमाल किया है जो कभी मैंने शेर पर लगाया था। उस आंख में कामुई जैसी ताकत होती है। बच तो गए थे, लेकिन अपने अपनों को जलती हुई धरती में छोड़ आने का गम दोनों के दिल में फिर से ताजा हो गया। ओरोचिमारू का चेहरा भी अब गंभीर हो चुका था। काफी देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, अगर जिंदगी एक बार फिर मिल जाए तो क्या करोगे? नारुतो ने नजरें झुका ली। अगर सच में मौका मिला तो जान भी दे दूंगा, बस इस बार सबको बचा पाऊं। सास्के ने भी सिर हिलाया। वो भी अपने भाई इटाची के गांव को बचा नहीं पाया था और ये बात उसे अब तक चुभती थी। ओरोचिमारू हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर मेरे पास एक तरीका है, तुम दोनों की आत्मा को अतीत में भेजने का। दोनों दंग रह गए। ये भी कर सकते हो? ओरोचिमारू ने एक गोल शेप वाला डिवाइस निकाला। ये मैंने ओत्सुत्सुकी के खजाने से रिसर्च करके बनाया है। सास्के इस चीज से अनजान नहीं था। कभी वो और बोरुटो भी टाइम ट्रेवल करके पुराने कोनोहा लौटे थे, लेकिन उस वक्त उनका पूरा शरीर भी साथ में गया था। ये शरीर नहीं ले जाएगा, सिर्फ रूह को पुरानी बॉडी में डालेगा। लेकिन एक दिक्कत है, सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं और जिस वक्त इसे एक्टिवेट करूंगा ये मशीन हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मतलब जाने वाले सिर्फ 2, तीसरा यहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। नारुतो ये सुनकर चुप हो गया। ओरोचिमारू ने उसकी तरफ देखकर कहा, चिंता मत कर, सच का साथ यहाँ भी रहेगा, मैं अकेला नहीं हूँ। आखिर दोनों तैयार हो गए। जाने से पहले ओरोचिमारू ने एक सफेद चक्रा एनर्जी बॉल सास्के को दी। ये मेरी सारी रिसर्च और यादें हैं, इसे अतीत वाले मुझ में डाल देना, वो सब समझ जाएगा और तुम्हारा साथ देगा। दोनों ने चक्रा मशीन में डाला। तेज सुनहरी रोशनी फैली। नारुतो ने सास्के का हाथ पकड़ा। इस बार हम दुनिया को टूटने नहीं देंगे। सास्के ने सिर हिलाकर हामी भरी। उनकी रूहें अतीत की तरफ निकल गईं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस एक्टिवेशन की असली कीमत मशीन के साथ साथ यूजर की जान भी लेती है। ओरोचिमारू का शरीर टूटने लगा, हड्डियां दरकने लगी। कभी 3 लोग थे, अब बस वही अकेला बचा था। और मरते वक्त उसने धीमे से कहा, सोचा नहीं था आखिर में मैं भी उसी जैसी हस्ती बन जाऊंगा, लेकिन शायद बुरा भी नहीं है। निंजा दुनिया का भविष्य अब तुम दोनों पर है। और ये कहकर ओरोचिमारू राख बनकर बिखर गया। नारुतो की आत्मा जो विनाशित भविष्य से आई थी, अब अपने जवान रूप में लौट आई। उसके सामने पुराना कोनोहा पूरी रौनक के साथ खड़ा था। ये वही टाइमलाइन थी जब वो और जिराया 3 साल की ट्रेनिंग के बाद गांव में वापस लौटे थे। नारुतो का दिल खुशी से उछल पड़ा। अब उसका पहला काम था उस सास्के को ढूंढना जो उसी की तरह टाइम ट्रैवल करके लौटा था। उसने गहरी सांस ली, बिजली के खंभे से छलांग लगाई और तभी उसकी नजर पड़ी जिराया पर। बिना कुछ सोचे समझे नारुतो भागकर उनसे लिपट गया। उसके मन में हजारों बातें थीं जो वो कहना चाहता था। जिराया पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे क्या हुआ रे, इतना इमोशनल क्यों हो गया? नारुतो ने फटाफट खुद को संभाला। न नहीं, बस इतना टाइम हो गया था गांव लौटे। पहले की ही तरह वापस आते ही उसकी मुलाकात सबसे पहले कोनोहमारू से हुई। कोनोहमारू ने जोश में आते ही कहा, चल सेक्स निंजुत्सु मुकाबला करते हैं। लेकिन इस बार नारुतो ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अब ये बचकानी चीजें बंद कर, मैं जो जानता हूँ सब सिखाऊंगा तुझे। क्योंकि उसने भविष्य में अपनी आंखों से देखा था कोनोहमारू बोरुटो को बचाते हुए ओत्सुत्सुकी के हाथों मारा गया था। उधर ओरोचिमारू के नॉर्थ बेस में सास्के भी उसी टाइमलाइन में वापस आ चुका था। अपने पुराने ट्रेनिंग वाले कपड़ों को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर अगली ही पल आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कसम खाई, इस बार वो भयानक भविष्य फिर कभी नहीं आने दूंगा। दिल में दबी हुई जुदाई और दर्द की आग आखिर फूट पड़ी। वो सीधा अपने एटर्नल मांगे के शारिंगन में प्रवेश कर गया। आंखें सहलाते हुए बोला, भविष्य वाला ओरोचिमारू सच में कमाल था, ऐसा काम भी कर दिखाया।
कभी जिसके पास दुनिया का सबसे ताकतवर शारिंगन था वो भी सच को नहीं देख पाया था, लेकिन अब मौका मिला है तो इस बार वो उस शख्स को भी सही जीवन देगा। सास्के ने फैसला किया, पहले ओरोचिमारू को ढूंढना होगा, क्योंकि उसे वो चक्रा एनर्जी बॉल उसे ही देनी थी जो भविष्य वाले ओरोचिमारू ने सौंपी थी। कुछ देर में वो पहुंच गया ओरोचिमारू के ठिकाने पर। सामने वही पुराना ओरोचिमारू खतरनाक मुस्कान के साथ। देखकर सास्के को जैसे पिछला जन्म याद आ गया। उसे मालूम था ये अभी वाला ओरोचिमारू वही है जो सिर्फ उसके शरीर पर हाथ साफ करना चाहता था। तो पहला काम उसे हराना, फिर उसकी रूह में भविष्य की यादें डाल देना। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, ओरोचिमारू के दिल में घबराहट की घंटी बज गई। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी औरत वाली इंट्यूशन बोली, ये बंदा बेहद खतरनाक है। उसने कबूतों को पीछे हटने को कहा, मगर उससे पहले सास्के ने शारिंगन झेंजुत्सु में उसे फंसा दिया। ओरोचिमारू का चेहरा दंग रह गया। इतना प्रबल शारिंगन! अगले ही पल चिदोरी बिजली की तरह उसके सीने को चीरते हुए निकल गई। वो तुरंत अपने स्नेक रीबर्थ जुत्सु का इस्तेमाल करता है और मुंह से एक नया शरीर उगल देता है। साथ ही उसने मंडारा नोजिन 1000 सांपों की बांट एक्टिवेट कर दी। पल भर में सैकड़ों हजारों सांप उसके मुंह से निकलकर सस्के की तरफ झपट पड़े। सस्के ने बिना देरी किए चिदोरी सेनबोन छोड़ा। बिजली से बने नुकीले हजारों सेनबोन ने पूरे सांपों के झुंड को चीर डाला लिया। इसके तुरंत बाद सास्के ने ग्रेट फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल किया और सारी सांपें जलकर खत्म हो गईं। उसने पहले से मिली ओरोचिमारू की चक्रा बॉल को चिदोरी में मिलाकर अचानक हमला किया। शारिनग्न की ट्रैकिंग क्षमता से उसने धुएं के बीच से चिदोरी को सीधा ओरोचिमारू की छाती में पहुंचा दिया। ओरोचिमारू एक पल को रुक गया। भविष्य की सारी जानकारी और यादें एक झटके में उसके मन में उमड़ आईं। कुछ ही मिनटों में उसने आने वाले 20 साल देख लिए। जब उसने सास्के की तरफ देखा, उसकी नजरें बदल चुकी थीं। उसने कहा, सोचा नहीं था हम दोनों वाकई वापस आ गए। सास्के को हैरानी हुई, लेकिन उसने समझा दिया कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अब वे मिलकर इंसानी दुनिया को बचाएंगे। उनका पहला कदम था नारुतो को ढूंढना, मगर इस समय कोनोहा में दोनों ही वांटेड थे, इसलिए सीधा गांव लौटना मुमकिन नहीं था। तभी सास्के को एक जगह याद आई, पिछली जिंदगी की आखिरी लड़ाई का मैदान, वैली ऑफ द एंड। वो मानता था कि नारुतो भी वही जगह चुनेगा। अगर वहां उसने फ्लाइंग थंडर गॉड की मार्क छोड़ी है तो संपर्क किया जा सकता है। ये सुनकर ओरोचिमारू के चेहरे पर हल्की चमक आई। कुरामा को खोने के बाद नारुतो ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई फॉरबिडन टेक्निक और निंजुत्सु सीखे, जिनमें फ्लाइंग थंडर गॉड भी था। वहीं रिन्नेगन खोने के बाद सास्के ने भी नई तकनीकें सीखी, हालांकि उनका बाद में सीमित असर ही हुआ। उधर नारुतो और जिराया ने सुनादे को 3 साल की ट्रेनिंग की रिपोर्ट दी। उसने टेस्ट के लिए काकाशी को चुना। काकाशी को देखकर नारुतो भावुक हो गया। कुछ समय पहले ही उसने उसे ब्लैक रॉड से घायल होते देखा था। टेस्ट फिर से वही था, बेल टेस्ट। काकाशी की लेट आने की आदत को भांपते हुए नारुतो अकेले ही वैली ऑफ द एंड पहुंचा। जैसा सास्के ने सोचा था, उसने भी यकीन किया कि सास्के वहीं आएगा। उसने वहां एक कुनाई रखी जिस पर कहा तो निभाया के 4 शब्द खुदे थे। वही उसकी फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क थी। कुनाई रखने के बाद वह वहीं रुक गया। हाशिरामा की मूर्ति पर खड़ा होकर वह आसपास देखता रहा, वही जगह जहां बंधन शुरू हुए थे और सपने टूटे थे। सामने मादारा की मूर्ति को देखकर उसके मन में कई विचार आए। कभी निंजा वर्ल्ड के अशुरा कहे जाने वाले मादारा आखिर में सिर्फ किसी और के हाथ की चाल बनकर रह गए। उसने नारुतो ने मन ही मन ठान लिया था, इस बार वो मादारा को उसका असली सम्मान दिलवाएगा और उसे एक सच्ची लड़ाई देगा। उसका प्लान साफ था, सास्के के साथ खुद को और भी मजबूत बनाना और बाकी टॉप शिनोबी को साथ मिलाकर इस निंजा दुनिया की हिफाजत करना, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ उन दोनों की ताकत उस खास कबीले से लड़ने के लिए काफी नहीं है। पर नारुतो को शक था, क्या उनकी वापसी से भविष्य की लाइन बदल जाएगी? क्या वो खौफनाक कबीला पहले ही प्रकट हो जाएगा? इसका अभी कोई जवाब नहीं था। सोच खत्म करते ही उसने फ्लाइंग राइजन एक्टिवेट किया और एक झटके में कोनोहा वापस पहुंच गया। जैसा सोचा था, उसे और साकुरा को फिर से आधा दिन काकाशी का इंतजार करना पड़ा। तभी जाकर वो आया। काकाशी ने हाथ से अपना छोटा पीला उपन्यास हटाया और पुराने वाले घंटी टेस्ट की बेल निकाली। इस बार नारुतो पूरी ताकत से लड़ना चाहता था ताकि देख सके 3 साल की ट्रेनिंग ने उसे कितना बदला है। उसने बिना किसी निंजुत्सु के ताइजुत्सु से ही काकाशी को टक्कर दी। शुरुआत में काकाशी कुछ कहने लायक सीरियस नहीं था, लेकिन कुछ मूव्स के बाद ही उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसे पता था कि नारुतो ने काफी ग्रोथ की है, पर इतनी ये उम्मीद नहीं थी। काकाशी पीछे हटते ही तेजी से हैंड साइन बनाकर फायर स्टाइल ग्रेट फायरबॉल टेक्निक छोड़ा। नारुतो हल्का मुस्कुराया, उसके हाथ भी उसी रिदम में हिले। वाटर स्टाइल ग्रेट वाटरफॉल टेक्निक। तेज उठती पानी की लहर ड्रैगन बनकर आग को उसी वक्त निगल गई और साइड में खड़े साकुरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। काकाशी ने भी अब सीरियस मोड ऑन करते हुए माथे का प्रोटेक्टर उठाया और उसका शारिंगन सामने आया। उसने तारीफ की, लगता है इन सालों में तुमने सच में मेहनत की है, लेकिन मुझे हराने के लिए
अभी और टाइम लगेगा। थोड़ी देर की जोरदार फाइट के बाद काकाशी ने अर्थ स्टाइल से नारुतो को जमीन के अंदर खींच लिया। वो जीत का ऐलान करने ही वाला था कि सामने खड़ा नारुतो सफेद धुएं में गायब हो गया। काकाशी भौंचक्का रह गया। ये तो बस उसका शैडो क्लोन था। दूर से खड़े त्सुनाडे ने भी हैरानी जताई और बगल में खड़े जिराया से पूछा, इन 3 सालों में आखिर हुआ क्या? जिराया खुद भी चौंका हुआ था। क्या बताऊं, उसका गुरु मैं हूँ, मगर ये जो बन गया है ये तो किसी और लेवल पर है। कुछ देर की फाइट के बाद नारुतो को अपनी पावर का अंदाजा हो चुका था। इतने लोगों के सामने काकाशी को पूरी तरह हराना थोड़ा ओवर हो जाता, और वैसे भी उसने फील कर लिया था कि वैली ऑफ द एंड में उसके छोड़े गए फ्लाइंग राइजन कुनाई में अभी किसी ने चक्र डाला है। उसने फाइनल मूव लेने का फैसला किया। साकुरा के साथ प्लान करके उन्होंने वही पुरानी बेल चोरी स्ट्रेटेजी यूज की और आखिर में काकाशी से बेल छीन ही ली। काकाशी मुस्कुराया, मेरे शिष्यों को अब सच में मेरी मदद की जरूरत नहीं रही। विदा लेकर नारुतो ने फ्लाइंग राइजन से सीधा वैली ऑफ द एंड में पहुंचा और जैसा उसने सोचा था वहां सास्के और ओरोचिमारू पहले से उसकी वेट कर रहे थे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान आई। अभी तक सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। सास्के ने नारुतो से पूछा, अब तुम्हारे पास भविष्य वाली कितनी ताकत बची है? नारुतो ने शांत लहजे में कहा, मैंने जो भी निंजुत्सु सीखा था सब कुछ अभी भी याद है, यहाँ तक कि सेज मोड भी। लेकिन एक चीज थी जिसे लेकर वो हमेशा से अनिश्चित था, 9 टेल्स की पावर। नारुतो साफ महसूस कर सकता था कि क्यूबी उसके अंदर मौजूद है, लेकिन रीबर्थ के बाद से उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुरामा का सामना कैसे करे। सास्के जानता था कि नारुतो अब भी बैरियन मोड की वजह से खुद को दोष देता है। उसने उसे समझाया, उस वक्त जीतने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब जब हमने टाइमलाइन को तोड़कर दोबारा जन्म लिया है तो कुरामा की ताकत पहले से भी ज्यादा जरूरी है। उसने नारुतो को कहा, जितनी जल्दी हो सके उससे बात कर। इस बार हम दोनों मिलकर उसे भी बचाएंगे और वो भी हमें। नारुतो ने पहली बार बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। उसने भी पूछा, और तुम? रिबर्थ के बाद तुम्हारी कितनी पावर बची है? सास्के ने बिना कुछ कहे चक्र फ्लो किया और उसकी आंखें चमक उठी। अब उसकी जगह थी इटर्नल मनगेक्यो शारिंगन। ये देखकर नारुतो समझ गया, अब वक्त आ गया है अपने कुरामा का सामना करने का। सास्के ने अपनी आंखें वापस सामान्य करते हुए पूछा, अब प्लान क्या है? नारुतो ने हालात का एनालिसिस किया। अकात्सुकी ने अब से ही टेल्ड बीस्ट्स पकड़ने शुरू कर दिए हैं, तो उसने फैसला किया अकात्सुकी को मूव करने से पहले ही रोकना होगा। सबसे पहले जाना होगा सैंड विलेज। सास्के ने उसकी बात को मंजूर किया। उसने कहा, मेरा पहला काम होगा अपने उस पुराने एंड को रोकना। पर अब उनकी आइडेंटिटी पब्लिक में ज्यादा देर तक नहीं दिख सकती थी, खासकर सास्के और ओरोचिमारू की। इसलिए अभी अकात्सुकी को रोकने की जिम्मेदारी नारुतो को ही लेनी थी। नारुतो हंसा, टेंशन मत ले, सब कवर है। उसने जेब से एक फ्लाइंग राइजन कुनाई निकाली और सास्के की तरफ बढ़ा दी। कभी भी मुझसे संपर्क करना हो इसमें चक्र डाल देना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। सब कुछ कहकर वो वहां से निकल गया। आखिर गारा उसका इंतजार कर रहा था। उस रात नारुतो बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने घबराहट भरे मन से अपना हाथ अपने पेट पर रखा। 8 ट्राइग्राम सील चमक उठी और उसका कनेक्शन सीधे जा पहुंचा क्यूबी के सील स्पेस में। कुरामा वही था सील के अंदर, लेकिन आंखों में वो पुरानी समझदारी झलक रही थी। नारुतो अभी कुछ कहता उससे पहले ही कुरामा ने खुद आवाज लगाई, काफी टाइम लगा दिया मिलने में। हाँ, उसकी आवाज सुनकर नारुतो की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें सब याद है? कुरामा ने घमंडी अंदाज में सिर घुमाया। हम टेल्ड बीस्ट्स और जिंचुरिकी के बीच का बंधन सिर्फ चक्र का नहीं होता, जो आने वाला था मुझे पहले से पता था। नारुतो ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें झुक गईं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने पहली बार दिल से माफी मांगी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, उस दिन मैं कमजोर पड़ गया, लेकिन अब कसम है दोबारा वैसा नहीं होने दूंगा। कुरामा ने नकली गुस्से में मुंह बनाया। तू कितना झंझट वाला हो गया है। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर सील स्पेस में गूंज उठी एक जोरदार हंसी। लेकिन अभी एक दिक्कत बाकी थी, कुरामा अभी भी सील में कैद था। अगर उन्हें फिर से साथ लड़ना है तो 8 ट्राइग्राम सील को खोलना होगा। इसका मतलब था पहले जिराया से उस सील को अनलॉक करने की चाबी लेनी होगी। कुरामा से मिलकर लौटने की जगह नारुतो वहीं उसके सील गेट के पास बैठ गया और आंखें बंद कर आराम करने लगा, क्योंकि कुरामा पास हो तो डर नाम की चीज नहीं रहते। कुरामा ने मुंह फुलाकर देखा, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक गर्माहट थी। यह समय था ओरोचिमारू के बेस में, जब खबर आई कि उचिहा इटाची का लोकेशन मिल गया है। यह सुनते ही सास के झटके से खड़ा हुआ और खबर लाने वाले की तरफ देखा। उसके अंदर की खुशी अब जाहिर होकर बाहर झलक रही थी। भविष्य में जब उसने अपने भाई को समझा और उसके करीब पहुंचा तो उसके दिल में उससे कहने के लिए बहुत कुछ था। उसने तुरंत निकल पड़ने का फैसला किया ताकि इटाची से मिल सके, लेकिन ओरोचिमारू ने उसे रोकते हुए कहा कि जल्दबाजी मत करो, क्योंकि इटाची के साथ इस समय एक मुश्किल दुश्मन किसामे भी मौजूद है। सास्के ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। पिछली जिंदगी में उसका किसामे से ज्यादा सामना नहीं हुआ था, लेकिन जो कोई भी इटाची का पार्टनर हो उसे हल्के में लेना बेवकूफी होती। नारुतो ने एक बार कहा था कि अकात्सुकी के हर मेंबर को भी
वो अपने साथी बनाना चाहता है। इसलिए सास्के ने सबसे पहले नारुतो से संपर्क करने का फैसला किया। आखिरकार लोगों को मनाने का काम तो नारुतो ही सबसे बेहतर कर सकता था। उसने अपना चक्र नारुतो द्वारा दिया गया फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई में डाला। थोड़ी देर में नारुतो उस चिन्ह के जरिए तुरंत उसके पास आ गया। सास्के के प्लान को सुनकर नारुतो ने सहमति जताई। असल में उसके दिल में किसामे के लिए गहरी इज्जत थी। पिछले जीवन की यादों में उसे आज भी वो पल याद है जब किसामे ने मरते दम तक अपने साथियों की रक्षा की थी। वो जानता था कि किसामे इतनी आसानी से अकात्सुकी के साथ धोखा नहीं करेगा। इसलिए उसने सास्के से कहा कि जब तक सही मौका न मिले तब तक कुछ भी हड़बड़ी में मत करना। मैं काजे कागे मिशन से लौट कर आता हूँ, फिर साथ में प्लान करेंगे। सास्के को इस पर कोई शक नहीं था। उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। जब उसे पता चला कि कुरामा भी वापस आ गया है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सारी तैयारियों के बाद नारुतो तुरंत सास्के से विदा लेकर होकागे ऑफिस पहुंचा। काफी मनाने के बाद त्सुनादे ने उसे काजे कागे गांव जाने की इजाजत दे दी। उसके साथ इस मिशन पर काकाशी और साकुरा भी रवाना हुए। उधर उसी समय सासोरी और डेडारा पहले ही काजे कागे के गेट पर पहुंच चुके थे। डेडारा ने अपने विशाल पक्षी से आसमान से अचानक हमला कर दिया। जब उसे लगा कि उसने सफलतापूर्वक गांव में घुसपैठ कर ली है, तभी सामने गारा आ गया। दोनों के बीच पहले की तरह एक जबरदस्त जुत्सु की लड़ाई शुरू हो गई। अंत में गांव की रक्षा के लिए लड़ते हुए गारा डेडारा के सामने हार गया। जैसे ही डेडारा उसे लेकर उड़ने ही वाला था, अचानक एक पीली चमक उसकी तरफ बढ़ी और गारा को उससे छीन लिया गया। गारा हैरान रह गया। 3 साल बाद भी उसने एक नजर में पहचान लिया। वो और कोई नहीं, नारुतो था। नारुतो ने गारा से कहा कि वो थोड़ा आराम करे, यहाँ की लड़ाई अब वो संभालेगा, मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगा। इसके बाद वो डेडारा की तरफ मुड़कर हल्के अंदाज में बोला, गारा को अकात्सुकी के हवाले करना तो बिल्कुल नहीं होगा। डेडारा भी हैरान था। अभी जो स्पीड उसने देखी उसका कोई जवाब नहीं था। उसने नारुतो पर विस्फोटक पक्षी फेंककर जवाबी हमला किया, लेकिन अगले ही पल नारुतो वहां से गायब हो गया। एक कुनाई अचानक डेडारा के पास प्रकट हुई। अगले ही सेकंड रासेंगन पकड़े नारुतो वहां आ धमका और उसने जबरदस्त प्रहार किया। जैसे ही काकाशी वहां पहुंचा, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे पक्का यकीन हो गया नारुतो ने अभी अभी वही फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक इस्तेमाल की है जो उसके टीचर ने की थी। डेडारा पर पड़े रासेंगन के वार से उसका शरीर अचानक सफेद मिट्टी में बदल गया। वो असली नहीं था। उसका असली रूप विशाल पक्षी के अंदर से बाहर निकला। थोड़े से टकराव में ही उसे समझ आ गया, सामने खड़ा ये शख्स गारा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो आसमान में उड़ गया, हाथ में एक बड़ी मिट्टी की मुट्ठी लेकर उसे निगल गया। उसका इरादा C4 करूरा से इस लड़ाई का अंत करने का था। उसी वक्त उसका एक विशाल पुतला पूरे काजे कागे गांव में खड़ा हो गया। गारा का चेहरा घबराहट में बदल गया। अगर ये हमला गांव के अंदर फटा तो काजे कागे का अंत तय था, लेकिन नारुतो ने उसे शांत रहने को कहा। डेडारा की जोरदार चिल्लाहट के साथ अचानक वो विशाल पुतला और नारुतो दोनों गायब हो गए। अगले ही सेकंड नारुतो का शरीर फिर दिखाई दिया और डेडारा का करूरा बम वो पहले ही निर्जन समुद्र के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर चुका था। गुस्से में डेडारा ने दांत भींच लिए। ये तो मेरी कला का अपमान है। उसने कपड़े फाड़े और अपनी अंतिम कला दिखाने ही वाला था कि अचानक काले रेत और लोहे की एक लहर उसके सामने आ गई। वो लहर धीरे धीरे थर्ड काजे के आयरन सैंड ड्रैगन का रूप लेने लगी। डेडारा ने अपनी अंतिम कला रोक दी। सामने सासोरी आ चुका था। वो गुस्से में डेडारा पर चिल्लाया, इतनी देर तक मुझे इंतजार करवाने की हिम्मत। फिर जैसे ही उसने नारुतो को देखा, वो तुरंत समझ गया कि देरी क्यों हुई। उसने डेडारा को पीछे हटने को कहा। अब वो खुद लड़ाई संभालेगा। नारुतो को हल्के में लेना उसकी गलती नहीं। सासोरी ने नीडल वेव से अटैक किया, जहरीली सुइयों की बारिश। नारुतो ने तुरंत एक स्मोक बम फेंका और हाथों से मुहर बनाते हुए कई अर्थ वॉल जुत्सु खड़े कर दिए, जिनसे सारे जहरीले हमले रुक गए। धुएं में एक कपड़े में बंधा कुनाई उड़कर बाहर आया। जैसे ही सासोरी का ध्यान उस पर गया, ऊपर से रासेंगन पकड़े नारुतो का क्लोन उस पर टूट पड़ा और उसके फ्लाइंग स्ट्रीम पपेट को चकनाचूर कर दिया। सासोरी की आंखों में हैरानी थी। इतनी कम समय में धुएं की ऑड में प्लान और एक्यूरेट अटैक, ये कोई आम बच्चा नहीं है। उसने मन ही मन सोचा। नारुतो मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम है उजुमाकी नारुतो, भविष्य का 7वां होकागे। जब उसे पता चला कि यही वही है जिसे अकात्सुकी पकड़ना चाहती है, 9 पूंछ का जिंचूरी की, सासोरी ने अपनी पीठ से पहला स्क्रॉल निकाला। अगले ही पल उसके हाथों से तेज आग की लपटें निकली, लेकिन नारुतो ने हर अटैक का जवाब बखूबी दिया। चाहे वो आग का तेज हमला हो या दूसरे स्क्रॉल से निकलती हाई प्रेशर वाटर गन, किसी का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में सासोरी ने 100 पपेट्स का स्क्रॉल निकाला और देखते ही देखते सैकड़ों कठपुतलियां नारुतो को चारों तरफ से घेरने लगी। ये देखकर नारुतो भी एक पल को हैरान रह गया। क्या साकुरा ने पिछले जन्म में सच में ऐसे मॉन्स्टर को हरा दिया था? इस समय 8 ट्राइग्राम सीलिंग स्टाइल की वजह से वो अभी तक कुरामा की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कोई और चारा न देखकर
उसने दूर पहले से प्रकृति ऊर्जा इकट्ठा कर रहे अपने शैडो क्लोन को रिलीज किया। एकदम से सेज चक्र उसके शरीर में वापस आया और नारुतो सेज मोड में चला गया। सेज मोड के बूस्ट से उसने कुछ ही मिनटों में सारे पपेट्स को खत्म कर दिया। एक तरफ काकाशी ये सब देखकर सन्न था। ये तो जिराया का सेज मोड है, इसने इसे भी मास्टर कर लिया। सासोरी ने चेहरा आधा हाथ से ढककर नारुतो को गौर से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था 9 पूंछ का जिंचुरिकी इतना ताकतवर होगा। बस सिर्फ एक इंसान ने आसानी से वो हमला तोड़ दिया था, जिससे उसने एक बार एक छोटे से देश को तबाह कर दिया था। उसने तीसरे काजे कागे की कठपुतली का इस्तेमाल छोड़ दिया और उसकी जगह पीठ पर टंगे उस स्क्रोल को निकाला, जिसे उसने अपने पिछले जीवन में भी कभी इस्तेमाल नहीं किया था। उस स्क्रोल पर 10 समनिंग स्क्रॉल एक सीध में सजे हुए थे। अचानक अनगिनत चक्रा धागे जमीन पर बिखरी सभी कठपुतलियों से जुड़ गए। सासोरी ने नारुतो की ताकत की तारीफ की। ये पहली बार था जब अकात्सुकी में शामिल होने के बाद उसे ये चाल इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा। टूटे हुए पपेट के सारे टुकड़े जुड़कर एक विशाल दैत्याकार पपेट में बदल गए, जो किसी बीजू जितना बड़ा था, और उसकी असली बॉडी उस पपेट के अंदर समा गई। ये था उसका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड, 100 मशीनों का पुनर्गठन। ये देखकर नारुतो को सास्के की सुसानुओं की याद आ गई। उसने माना कि सासोरी वाकई एक जीनियस है। वो विशाल पपेट एक ही झटके में अपनी तलवार घुमाते हुए नारुतो पर झपटा। स्पीड इतनी तेज थी कि नारुतो भी पल भर को चौंक गया। इतना बड़ा होने के बावजूद पपेट जरा भी सुस्त नहीं लग रहा था। नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड का इस्तेमाल कर पास के कुनाई के पास टेलीपोर्ट किया, लेकिन सासोरी ने यह पहले से भांप लिया था। जैसे ही नारुतो प्रकट हुआ, पपेट के मुंह में बीजू बम जैसी एनर्जी बॉल बनकर छूट गई। थोड़ा हैरान होकर नारुतो ने तुरंत उंगली काटकर 3 लेयर्ड रस्सन गेट एक्टिवेट किया। गेट्स ने मुश्किल से उस अटैक को रोक लिया। रेत गांव को और तबाही से बचाने के लिए नारुतो ने फुल स्पीड में लड़ाई खत्म करने का फैसला किया। उसने हैंड साइन बनाते हुए सैकड़ों शैडो क्लोन बना दिए। हर एक क्लोन ने सुपर ओडामा रसेंगन तैयार किया और सबने मिलकर पपेट पर जबरदस्त हमला बोल दिया। पपेट की आर्मर काफी मजबूत थी, लेकिन सेज मोड के इस तगड़े अटैक में वो टूटने की कगार पर पहुंच गई। नारुतो ने फिर उतेई बोनकाई नो जुत्सु यूज किया। आसमान से गामा बुंटा नीचे आ गिरा, जिसने पपेट को आखिरी झटका दिया। सासोरी आखिरकार हार मान गया। उसने नारुतो से पूछा कि वो आखिर है कौन। मुस्कुराते हुए नारुतो ने कहा कि उसका और अकात्सुकी का मकसद एक ही है, इस दुनिया को एकजुट करके अंतहीन लड़ाइयों को खत्म करना। सासोरी हल्के से मुस्कुराया और बोला कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है, अब जो चाहे वो कर सकता है। भविष्य की कठिन लड़ाइयों को सोचते हुए नारुतो समझ गया कि उसे और साथियों की जरूरत होगी। उसने गारा से गुजारिश की कि उन्हें माफ कर दिया जाए, क्योंकि वो यकीन करता था कि अब वो बुरा रास्ता नहीं अपनाएंगे। गारा ने तुरंत उसकी बात मान ली। इसके बाद नारुतो ने सासोरी से कहा कि उसकी कठपुतलियां इतनी ताकतवर इसलिए हैं क्योंकि उनमें उन्हीं आत्माओं की शक्ति समाई है जिन्हें वो मिटाना चाहता था। ये सुनकर सासोरी कुछ पल को ठिठक गया, फिर हल्की मुस्कान के साथ डीडारा के साथ रेत गांव से निकल गया। रास्ते में डीडारा ने उसे छेड़ा, मैंने तो पहली बार तुम्हें ऐसा चेहरा बनाते देखा है, कहीं नारुतो से दोस्ती तो नहीं करोगे? सासोरी ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और फ्लाइंग टाइगर को रिपेयर करके सफर जारी रखा। थोड़ी देर बाद साकुरा आगे आई और नारुतो की तबीयत के बारे में पूछा। उसने हंसते हुए कहा कि बस थोड़ा ज्यादा चक्रा खर्च हो गया है। अचानक पीछे से जिराया की आवाज आई। वो पूरे वक्त टोड स्टोन पाथ में छिपकर ये लड़ाई देख रहा था। उसने नारुतो को एक तरफ बुलाया। नारुतो को पता था कि आज बचना मुश्किल है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में सुना था कि जिराया ने बहुत आसानी से सास्के और बोरुतो की सच्चाई भांप ली थी, लेकिन वो रीबर्थ के पल से ही तैयार था। उसने मुट्ठी आगे बढ़ाकर मुस्कुराते हुए जिराया से फिस्ट बम्प करने को कहा। जिराया थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने भी अपनी मुट्ठी आगे बढ़ा दी। जैसे ही दोनों की मुट्ठियां टकराईं, दिल में लहरें उठी। नारुतो के पिछले जन्म की सारी झलकियां जिराया के मन में तैरने लगीं। स्टोन कैसल ओशन का अंत, उसकी लहरों जैसी पुनर्जीवन, ओत्सुत्सुकी क्लैन का आक्रमण, मल्टी शैडो क्लोन बनाम चुतियन की लड़ाई और वह विश्व को झकझोर देने वाला अंतिम युद्ध। दोनों ने जो अनगिनत कहानियां साथ जी थीं, वे सब भावनाओं के जरिए एक दूसरे को महसूस हुई। यह सब देखने के बाद जिराया का मन लंबे समय तक शांत नहीं हो पाया। उसने नारुतो से पूछा, क्या ये सब सच है? नारुतो ने हिम्मत करके कहा, हाँ, ये सब 100% सच है। असली भविष्य इतना ही डरावना और भयानक है। जिराया कुछ नहीं बोला, बस नारुतो को कसकर गले लगा लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि नारुतो अकेले इतना भारी भविष्य ढो रहा है। नारुतो ने माफी मांगी कि उसने शुरुआत में सच्चाई नहीं बताई। जिराया मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ। समुद्र में अपनी नींद वाले अंजाम को देखकर उसने कसम खाई, इस बार मैं नारुतो का सबसे मजबूत सहारा बनूंगा। ये सुनकर नारुतो भी मुस्कुरा पड़ा और रो पड़ा। उसने भी वचन दिया, इस जन्म में मैं गुरु की रक्षा करूंगा। दोनों के खुलकर बात करने के बाद वे अचानक गायब हो गए। जब वे दोबारा प्रकट हुए तो वे माउंट म्योबोकू में थे। उन्हें बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि गमामारू था। जिराया ने गमामारू को देखते ही घुटनों पर झुककर प्रणाम किया। थोड़ी बातचीत के बाद गमामारू ने गंभीर मुद्रा अपनाई। जिस भविष्यवाणी के बच्चे को उसने अपने स्वप्नों में कई बार देखा था, उसका अंजाम अब थोड़ा बदल गया था। शिनोबी वर्ल्ड का भविष्य अब उस सुनहरे बालों, नीली आंखों वाले लड़के और उस लड़के के हाथों में है
जिसकी आंखों में शक्ति बसी है, या तो वे इसे अभूतपूर्व समृद्धि की ओर ले जाएंगे या फिर इतिहास के सबसे बड़े विनाश की ओर। नारुतो जानता था कि वो और सासुके ही वे दोनों हैं। गमामारू भविष्य देख सकता था, इसलिए वह जानता था कि नारुतो और सासुके भविष्य से आए हैं। नारुतो आश्चर्य से उसे देखने लगा। गमामारू ने उसे शांत रहने को कहा और फिर अपने मुंह से 2 ताबीज निकाले। ये वही पवित्र औजार थे जो उसने कभी सेज ऑफ 6 पाथ्स को दिए थे। ये ताबीज मरते हुए व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकते हैं। ओत्सुत्सुकी क्लैन से लड़ने के लिए माउंट म्योबोकू बस इतना ही मदद कर सकता था। नारुतो ने आदर से उन्हें स्वीकार किया। गमामारू को प्रणाम कर दोनों वहां से रवाना हुए। वापसी के रास्ते में जिराया ने नारुतो के मासूम चेहरे पर झलकती परिपक्वता देखी। वह भावुक भी हुआ और गर्व भी हुआ कि नारुतो सच में बड़ा हो गया है। अब समय आ गया था कि वह नारुतो को बगुआ सील की चाबी सौंप दे। उसने नारुतो को बुलाया और समनिंग से स्क्रॉल टोड निकाला। नारुतो ने समझदारी से चाबी स्वीकार की। अब अगला कदम था 9 टेल की सील खोलना। नारुतो जैसे ही सील पर बंधी पट्टी हटाने लगा, एक पीली चमक ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। नारुतो मुस्कुरा पड़ा। उसे पता था ये मिनातो है। मिनातो नारुतो को पहचान कर हैरान था, लेकिन कुछ कहने से पहले ही 9 टेल बेचैनी से बोला, बाद में बातें करना, पहले मुझे बाहर निकालो। कुरामा की आवाज सुनकर मिनाटो थोड़ा पीछे हट गया। वो चाहता था कि माहौल थोड़ा शांत हो जाए, लेकिन नारुतो ने कहा, रुको पापा, पहले मुझे कुरामा को आजाद करने दो। कुरामा नाम सुनते ही मिनाटो चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, यानी यही है 9 पूंछ का नाम? जब उसने नारुतो के हाथ पर बनी सील की चाबी का निशान देखा, तब जाकर उसके चेहरे पर सुकून लौटा, क्योंकि इसका मतलब था कि जिराया सेंसेई ने भी नारुतो को सील खोलने की अनुमति दे दी थी। धीरे धीरे सील का ताला घूमने लगा और कुछ ही सेकंड में कुरामा ने जोरदार दहाड़ के साथ पिंजरे को तोड़ डाला। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि अगले ही पल दर्जनों एडामेंटाइन सीलिंग चेन्स ने उसे जकड़ लिया। नारुतो और मिनाटो दोनों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें पता था ये तो कुशिना की चक्र जंजीरें थीं। कुशिना छाया से बाहर आई और बोली, थोड़ा शांत रहो कुरामा। कुरामा ने झल्लाकर दहाड़ लगाई। ये औरत कभी टाइम की समझ नहीं रखती क्या? मिनाटो ने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगी, जबकि नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह माँ, आपने तो एक झटके में कुरामा को काबू कर लिया। कुशिना उसकी आवाज सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में नमी भर आई। क्या तुम नारुतो हो? जब उसने उसके बगल में मिनाटो को खड़ा देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़कर मिनाटो से लिपट गई, आंखों में खुशी के आंसू लिए। कई सालों बाद ये तीनों एक परिवार फिर से एक साथ थे। थोड़ी देर बाद मिनाटो और कुशिना को जब नारुतो की असली कहानी पता चली, उनका दिल भर आया। किसने सोचा था कि उनका बेटा इतनी कठिन जिंदगी जी चुका है? उनके चेहरे पर गर्व भी था, क्योंकि नारुतो आखिरकार होकागे बन चुका था और उसका अपना परिवार भी था। बस अफसोस ये था कि उसका अंत इतना दर्दनाक रहा। लेकिन अब वो जानते थे वो उनके बेटे पर गर्व कर सकते हैं और उसे अपनी तरह भरोसा दे सकते हैं। खूबसूरत पल ज्यादा देर नहीं टिकते। चक्र खत्म होते होते मिनाटो और कुशिना के शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगे। जाने का वक्त आ गया था। मिनाटो ने कहा, कुशिना, जो कुछ कहना है अब कह दो। कुशिना ने रोते रोते नारुतो को कसकर गले लगाया और वही बातें दोहराई जो उसने मरने से पहले कही थी। खुश रहना, अच्छा खाना और कभी अकेला महसूस मत करना। नारुतो ने जबरन मुस्कान लाई। मत सोचो माँ, अब मेरे साथ कुरामा है और बहुत से साथी भी, मैं अकेला नहीं हूँ। फिर भी आंसू उसकी आंखों से बह निकले। इतना ताकतवर होकागे भी उस पल एक बच्चा बन गया जो सिर्फ रो सकता था। कुरामा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप पास बैठ गया, अपने पुराने दोस्त का साथ निभाते हुए। मिनाटो और कुशिना की आखिरी झलक धुंधली हुई और जब नारुतो की चेतना वापस लौटी, वो एक बार फिर बन चुका था परफेक्ट 9 टेल्स जिंचूरिकी। जिराया ने उसे देखकर हैरानी से कहा, ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। नारुतो ने बस हल्की मुस्कान दी। अब वक्त आ गया है गुरु, असली लड़ाई का। गुरुजी, आप पहले गांव लौट जाइए, मुझे सासके से कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद उसने फ्लाइंग राइजन का इस्तेमाल किया और एक झटके में सास्के के सामने पहुंच गया। सास्के ने जब नारुतो की आंखों में वो दृढ़ निश्चय देखा तो बस मुस्कुराकर बोला, लगता है इस बार तू सच में कामयाब हो गया है डोबी। नारुतो ने सिर हिलाकर हामी भरी। इस बीच सास्के भी खाली नहीं बैठा था। उसने ओरोचिमारू की मदद से अपने अंदर उजुमाकी क्लैन के सेल्स ट्रांसप्लांट करवाए थे, क्योंकि उसे दोबारा रिनेगन जगाने के लिए ये जरूरी था। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। अब बस वक्त था नई आंख के खुलने का दिन। वो पहले अपने भाई इताची से बात करना चाहता था और इसी मकसद से नारुतो वहां आया था। वो इताची के पास से काबुतो को हटा कर लाया और दोनों भाई एक बार फिर आमने सामने हुए। इताची ने सोचा था कि सास्के पहले की तरह गुस्से में चिल्लाएगा, लेकिन इस बार वो पूरी तरह शांत था। सास्के को पता था कि इस वक्त ब्लैक जेत्सु पास ही कहीं छिपा हुआ उन्हें देख रहा है। इसीलिए उसने दोनों हाथ जमीन पर रखे और ऊचिहा फायर बैरियर तकनीक से एक लाल सीलिंग बैरियर बना दिया, जिसमें सिर्फ वही दोनों फंस गए। ब्लैक जेत्सु ये देखकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो छोटा सा उचिहा लड़का इतनी ताकतवर सीलिंग तकनीक भी जानता है। बैरियर के अंदर सास्के ने सबसे पहले एक गहरा जेंजुत्सु ब्रह्मजुत्सु चलाया। इताची ने तुरंत उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब सास्के की आंखों की शक्ति उससे कहीं आगे निकल चुकी थी। जब इताची ने देखा कि सास्के के पास भी मांगेक्यो शारिंगन है, तो वो हैरान रह गया। सास्के के दिल में कई भाव उमड़ रहे थे, पर वो खुद को रोकते हुए बोला, भैया, इस जन्म में मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। वो समझ चुका था कि भले ही वो पहले अपने भाई के रास्ते को नहीं मानता था,
पर उसने कभी उसे नकारा भी नहीं था, क्योंकि वो उसका सबसे प्यारा भाई था। इताची कुछ बोल पाता उससे पहले ही सास्के ने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया और धीमे स्वर में कहा, बस अब बहुत हो गया भैया, मुझे सब पता चल चुका है। इसके बाद उसने इताची को सारी सच्चाई बताई, किस तरह वो पहले मर चुका था और किस तरह किस्मत ने उसे और नारुतो को एक और मौका दिया इस निंजा दुनिया को बचाने का। इताची को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, क्या ये बात तुम्हें उस मुखौटे वाले ने बताई? सास्के ने सिर हिलाया, नहीं, वो बात मुझे पहले जीवन के ओबितो से पता चली थी। इसके बाद सास्के ने अपने शारिंगन से उसे आने वाले समय की सारी घटनाएं दिखाई, वो सारी लड़ाइयां, वो बलिदान और वो भविष्य जिसे वो दोनों बदलने लौटे थे। वो बोला, भैया मैं असल में तो अब यहाँ का नहीं था, पर किस्मत ने मौका दिया है इस निंजा वर्ल्ड को बचाना, यही हमारा मकसद है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ पल बाद जेंजुत्सु टूट गया और इताची गहरी चुप्पी में डूब गया। वो मुस्कुराया, उस मुस्कान में सुकून था, गर्व था और राहत भी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, तूने वो सब देखा जो मुझे कभी नहीं देखना पड़ा, फिर भी तू लौट आया। उसने सिर झुकाया और कहा, तू जिंदा लौट आया सास्के। ये जानकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। इस वक्त सास्के के कंधों पर जो बोझ था, उसके सामने बाकी सब बातें मामूली लग रही थीं। 2 बूंद आंसू चुपचाप इटाची के गालों से फिसल पड़े। तुमने चाहे कितना भी अंधेरा भविष्य देखा हो, लेकिन तुम जिंदा लौट आए, बस यही सबसे बड़ी बात है। रोते हुए इटाची की पीठ को देखते हुए सास्के को अचानक ओबिटो की वो पुरानी बातें याद आ गईं। बीता हुआ कल वो कब का पीछे छोड़ चुका था, लेकिन बड़े भाई के आंसू देखकर उसका दिल फिर से भर आया। उसने खुद से वादा किया, इस बार मैं जरूर उस इंसानियत की हिफाजत करूंगा जिसमें इटाची जैसा कोई मौजूद हो। लेकिन अभी तो इटाची का शरीर बिल्कुल टूट चुका था। सास्के ने उसे विनती करके कहा कि वो उसके साथ ओरिचिमारू के पास चले, वो तुम्हारा इलाज जरूर कर देगा। इटाची ने बिना झिझक हामी भर दी। उसे पता था कि सास्के के साथ खड़े रहने के लिए एक मजबूत शरीर होना जरूरी है। इसके बाद सास्के ने अपनी उचिया फायर बैरियर को हटा दिया, लेकिन जैसे ही दोनों जाने वाले थे, अचानक एक काला भंवर उनके सामने घूमता हुआ प्रकट हुआ। दरअसल उसी वक्त जब सास्के ने बैरियर एक्टिवेट किया था, ब्लैक जेत्सु बेस पर जाकर ओबिटो को सूचित कर चुका था। ओबिटो को देखकर सास्के बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। उसने आगे बढ़कर अपना मांगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट किया और इटाची को थोड़ा पीछे रहने का इशारा किया। इटाची भी तुरंत कुछ दूरी पर खड़ा होकर बैकअप के लिए तैयार हो गया। ओबिटो तो असल में चाहता था कि सबके मरने के बाद वो सामने आए और सास्के को जबरन अपने बेस ले जाए, लेकिन हालात उसकी उम्मीद से बिल्कुल उलटे थे, क्योंकि सामने खड़ा सास्के अब वो पुराना बदले की आग में जलता लड़का नहीं रहा था। अचानक सास्के ने जानबूझकर उसके मास्क के पीछे छुपी पहचान यानी ओबिटो को सबके सामने उछाल दिया। ओबिटो एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी असली पहचान ऐसे उजागर हो जाएगी। उसने गुस्से में पूछा, तुझे कैसे पता चला? ब्लैक जेत्सु ने उसकी तरफ देखते हुए इशारा किया। ये लड़का आम नहीं है। सास्के मुस्कुराया, जानना है बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। ये सुनते ही ओबिटो की आंखों में खून उतर आया। आज यहीं पर तेरा काम तमाम कर दूंगा, वो चिल्लाते हुए फायर स्टाइल ब्लास्ट वेव वाइल्ड डांस छोड़ देता है। सास्के तनिक भी नहीं घबराता, हाथ जोड़कर फायर स्टाइल बुलेट ब्लेज चला देता है। दोनों की आग आपस में टकराती है और देखते ही देखते पूरा आसमान जल उठता है। ओबिटो चौंक गया, ये मेरी आग के बराबर कैसे टिक गया? तभी भी वो रुका नहीं। आग को बरकरार रखते हुए उसने कामुई से लगातार विशाल शूरिकेन बरसाने शुरू कर दिए। सास्के ने तुरंत पीछे सुसानो की कंकाल रूप वाली ढाल खड़ी कर दी। सुसानो को देखकर ओबिटो की आंखों में चमक आ गई। इटाची के जिंदा रहते हुए भी ये मांगेक्यो एक्टिवेट कर चुका है। इसका आखिर सफर क्या रहा है? अचानक उसने आग रोक दी और सीधा हमला करने की तरफ बढ़ गया। उचिया खून होने के नाते उसे अच्छी तरह पता था सुसानो की कमजोरी उसका अंदरूनी हिस्सा होता है। कामुई का फेज मोड एक्टिवेट करके वो सुसानो के भीतर घुस गया, लेकिन सास्के अब एक अनुभवी योद्धा था। उसे अच्छी तरह पता था कि ओबिटो को अटैक करने के लिए एक पल के लिए सॉलिड होना पड़ेगा। जैसे ही ओबिटो ने हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश की, उसी पल सास्के ने शारिंगन एक्टिव करके अमातेरासु एक्टिव किया। ओबिटो के चारों ओर अमातेरासु की दीवार बन गई। क्योंकि वो अमातेरासु उस पर असर न करे, इसलिए ओबिटो ने मजबूरन अपनी फेज मोड जारी रखी। उसका शरीर सास्के के बिल्कुल पास से निकल गया, जैसे उसके गाल के आर पार हो रहा हो। ओबिटो थोड़ा हैरान था, ये चाहे निंजुत्सु हो या रिएक्शन स्पीड, हर मामले में ये इतना तेज कब हो गया? उसे अनायास ही उस पुराने समय के शिनोबी वॉरलॉर्ड की याद आ गई। अब तो साफ था कि सास्के उसकी पूरी क्षमताओं को समझ चुका है। ओबिटो को एहसास हुआ कि ये लड़ाई जीतना आसान नहीं होगा, और ऊपर से बगल में खड़ा इटाची जो कभी भी अटैक कर सकता था। रणनीतिक सोच रखने वाला ओबिटो तुरंत पीछे हटने का फैसला करता है। उसने कड़वे अंदाज में कहा, इस बार मान लेता हूँ कि बांजी तेरी रही, लेकिन अगली बार नहीं हारूंगा। इतना कहकर उसने कामुई एक्टिवेट किया और मौके से गायब हो गया। सास्के ने उसे रोका नहीं, क्योंकि नारुतो की प्लानिंग में आगे चलकर ओबिटो भी उनकी एक अहम ताकत बनने वाला था। इसके बाद सास्के और इटाची वापस ओरिचिमारू के बेस पहुंचे। ओरिचिमारू ने जैसे ही इटाची को देखा, अपनी सांप वाली स्माइल लिए बिना नहीं रह सका। आखिर कभी ये वही शख्स था जिसे वो पाना चाहता था। सास्के ने आगे बढ़कर ओरिचिमारू से इटाची का पूरा मेडिकल चेकअप करने की रिक्वेस्ट की और खुद बाहर आकर
उसने नारुतो वाला फ्लाइंग रेजिन कुनाई हाथ में लिया। चक्रा डालते ही नारुतो वहां प्रकट हुआ और उसके साथ रस्सियों में बंधा हुआ एक व्हाइट जेत्सु भी था। सास्के ने उसे पूरी सिचुएशन बताई, इटाची, ओबिटो, सब कुछ। नारुतो ने उसकी बेचैनी महसूस की और मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन मत ले, स्नेक अंकल कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। फिर उसने पीछे खड़े व्हाइट जेत्सु की तरफ इशारा किया, और मैं उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूँ। तभी ओरोचिमारू बाहर आया। इटाची की बीमारी इस टाइमलाइन में अभी भी लाइलाज थी, लेकिन उसके फ्यूचर वाले वर्जन ने ये मेडिकल प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर ली थी। सास्के ने राहत की सांस ली, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने से पहले ओरोचिमारू को अपनी खोई हुई दोनों बाहें वापस चाहिए थीं। व्हाइट जेत्सु को देखकर उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि अगर ये मिल गया है तो बस रीपर डेथ सील को तोड़ना होगा। लेकिन इसके लिए पहले शिनिगामी मास्क चाहिए था, जो कोनोहा विलेज के गहराई में उजुमाकी क्लैंस मास्क टेंपल में रखा था। पिछली बार ग्रेट निंजा वॉर के दौरान वहां घुसना बच्चों का खेल था, लेकिन अब त्सुनाडे होकागे थी और गांव की सिक्योरिटी पहले से ज्यादा टाइट। इसलिए ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, वो जो कभी कोनोहा का दुश्मन नहीं माना गया, यानी नारुतो। नारुतो ने तुरंत हामी भरी और फ्लाइंग रेजिन से एक झटके में कोनोहा लौट गया। ज्यादा समय नहीं लगा, वो सीधे उस कमरे तक पहुंच गया और शिनिगामी मास्क उठा लाया। फिर वापस उसी स्पॉट पर फ्लाइंग रेजिन से लौट आया। पिछली बार वो ये सीन मिस कर चुका था, लेकिन आज वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि ओरोचिमारू ये कैसे करेगा। ओरोचिमारू ने गहरी सांस ली और मास्क अपने चेहरे पर पहन लिया। एक झटके में चक्रा स्टॉर्म उठा और उसकी खोई हुई दोनों बाहों के स्पिरिट के साथ 4 और सील्ड सोल्स भी आजाद हो गए। ये चारों असल में होकागे की आत्माएं थीं। सबने मिलकर उस जेत्सु के मुंह को पूरी तरह खोल दिया और ओरोचिमारू का असली शरीर तुरंत अंदर घुस गया। आखिरकार उसने वो दोनों हाथ वापस पा लिए जिनका वो सालों से सपना देख रहा था। सफल होते ही उसने सबसे पहला काम किया, उसने सास्के की गर्दन पर लगी हेवन कर्स मार्क को हटा दिया। उस वक्त नारुतो चुपचाप खड़ा देख रहा था। जैसे ही ओरोचिमारू के हाथों के साथ चारों आत्माएं मुक्त हुईं। वो अपने पिता को देखने की चाहत तो रखता था, लेकिन अभी उन्हें बुलाने का सही समय नहीं था। उसने एक पेन और स्क्रॉल निकाला, तेजी से लिखते हुए विंड चाइम सीलिंग टेक्निक एक्टिवेट कर दी। उसने चारों आत्माओं को अस्थायी तौर पर उसी स्क्रॉल में सील कर दिया और फिर वो स्क्रॉल ओरोचिमारू को थमा दिया। जब जरूरत होगी तब रिएनिमेशन के जरिए उन्हें वापस बुलाया जाएगा। इस समय ओबिटो की प्लानिंग फेल होती दिख रही थी और नारुतो को महसूस हो चुका था कि वो जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाएगा। इसलिए उसने सास्के और बाकी सबको सतर्क रहने की चेतावनी दी और फौरन कोनोहा वापस लौट गया। गांव पहुंचने के बाद उसे त्सुनादे के ऑफिस बुलाया गया। वहां जिराया और त्सुनादे पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। जिराया से सब सच जानने के बाद भले ही त्सुनादे के पास 100 उपचार शक्तियां हों, लेकिन उसके चेहरे पर भी दुख का असर साफ दिख रहा था। नारुतो ने माफी मांगी कि उसने जानबूझकर सच नहीं छिपाया, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। उसके बोलने से पहले ही त्सुनादे ने उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ा उदास होकर उसने कहा, सच में तुम्हारा हर जन्म इतना बेचैन करने वाला क्यों होता है? नारुतो वही लड़का था जिसने उसे अंधेरे से बाहर निकाला था, वही जिसने उसके भाई और प्रेमी का सपना आगे बढ़ाया। जब उसे पता चला कि सामने खड़ा यह शख्स इतना दर्दनाक भविष्य झेल चुका है तो त्सुनादे का दिल पिघल गया। उसने भरोसा दिलाया वो और जिराया दोनों कोनोहा में पूरी ताकत से नारुतो का साथ देंगे। नारुतो सच में बहुत भावुक हो गया। थोड़ी बातचीत के बाद त्सुनादे ने पूछा, आगे का प्लान क्या है? नारुतो का जवाब साफ था, अब वो खुद अकात्सुकी पर हमला करेगा। त्सुनादे से विदा लेकर वो सीधे किरिगाकुरे मिस्टर विलेज की ओर निकल पड़ा। इसी दौरान ओबिटो के बेस में उसकी पूरी प्लानिंग अचानक बहुत ताकतवर बने सास्के ने तहस नहस कर दी थी। देदारा से उसे यह भी पता चला था कि नारुतो की शक्ति भी कम नहीं आंकी जा सकती। इतनी सारी चीजें जुड़ने के बाद ओबिटो को मजबूरन खुद को तैयार करना पड़ा। काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया वो कोनोहा जाकर वो सब वापस लेगा जो कभी उसका था। बस एक बार मून्स आई प्लान शुरू हो जाए, वो इस बोरिंग और सड़े हुए दुनिया का अंत कर देगा। कुछ देर बाद एक काला भंवर अचानक काकाशी के पीछे प्रकट हुआ। काकाशी ने बिजली की रफ्तार से रिएक्ट किया, तुरंत चिदोरी चलाकर पीछे वार किया, लेकिन उसका अटैक उस नकाब वाले आदमी के शरीर से आर पार निकल गया। वो फौरन पीछे हट गया और जैसे ही उसने आग के बादल वाले चोगे को पहचाना, उसने आंख पर बंधा पैच उतारा और कामुई एक्टिवेट करने ही वाला था, लेकिन उसका कामुई वॉर्प फील्ड पल भर में कैंसिल कर दिया गया। ओबिटो ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, ऐसी तकनीक का मुझ पर कोई असर नहीं। फिर उसने हाथ उठाकर अपना मुखौटा हटाया और असली चेहरा सामने आ गया। काकाशी वहीं के वहीं सुन्न खड़ा रह गया, जैसे बिजली गिर गई हो। मौका पाते ही ओबिटो ने एक छलांग लगाई और सीधा उसका शारिंगन निकाल लिया, लेकिन काकाशी अब अपनी आंख की परवाह नहीं कर रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने ओबिटो से पूछा, जब तुम जिंदा थे तो सामने क्यों नहीं आए? ओबिटो ने कुछ सेकंड चुप रहकर पीठ फेरते हुए कहा, ये दुनिया नकली है। तुम जो ऋण की हिफाजत नहीं कर पाए, या मिनाटो सेंसेई
जो समय पर नहीं पहुंच पाए। आखिर में सब एक जैसे ही हैं। जब मैं ये दुनिया छोड़कर सच्चे सपनों की दुनिया बनाऊंगा तब हम फिर मिलेंगे। वहाँ सिर्फ मिनाटो सेंसेई ही नहीं, ऋण भी होगी। इतना कहकर ओबिटो ने कामुई से कोनोहा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक चिदोरी शार्प स्पीयर सीधे उसके शरीर को भेदती हुई निकल गई। आया था सास्के। ओबिटो ने तुरंत खुद को अमूर्त फेस कर लिया, लेकिन इसका मतलब था वह कुछ देर के लिए अपनी अब्जॉर्प्शन क्षमता नहीं चला सकता। काकाशी ने चौंक कर देखा। सास्के, क्योंकि उस समय तक सास्के की पहचान एक भगोड़े और ओरोचिमारू के साथी की थी। असल में नारुतो जब किरिगाकुरे निकला था तभी उसने सास्के को कोनोहा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। ओबिटो ने सास्के को देखा, फिर अपना मुखौटा उतारा और अभी लिया हुआ शारिंगन दूसरी आंख में लगा लिया। हाशिरामा की कोशिकाएं होने के कारण अब वह दोनों कामुई एक साथ यूज कर सकता था। सास्के ने यह देखा और सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। अब बात सच में मुश्किल हो गई, लेकिन अब उसके अंदर भी हाशिरामा के सेल्स थे, जिससे उसकी चक्रा क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर जुत्सु किया और 5 वुड क्लोन बनाए। एक वुड क्लोन ने काकाशी को दूर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। बाकी 4 क्लोन ने आधा सुसानो फॉर्म एक्टिवेट किया और तीर कमान चढ़ाकर ओबिटो की तरफ निशाना साध लिया। ओबिटो तुरंत समझ गया कि सास्के क्या करना चाहता है। भले ही उसकी कामुई अटैक सीधे डायमेंशन में ले जा सकती है, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। टेक्निक एक्टिवेट करते वक्त उसे कुछ पल के लिए फिजिकल होना पड़ता था। अगर उसने अभी सास्के पर कामुई चलाई तो उसी समय चारों सुसानो एरो सीधे उसे चीर देंगे। एक जूनियर से इतनी खतरनाक धमकी महसूस कर ओबिटो ने गुस्से में सीधे सास्के के असली शरीर पर हमला बोला। देखते हैं तेरा सुसानो एरो तेज है या मेरी डुअल कामुई। जैसे ही दोनों आमने सामने पहुंचे, ओबिटो ने हाथ बढ़ाकर उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एक वुड क्लोन ने सुसानो एरो दाग दिया। उसकी रफ्तार ओबिटो की उम्मीद से कई गुना तेज थी। 2 जन्म झेल चुका सास्के हेवनली कर्स ट्रांसफॉर्मेशन के इस्तेमाल में माहिर हो चुका था। दोनों की चालें क्रॉस हुई, लेकिन ओबिटो तुरंत पलटा और कामुई से सास्के के सिर को लॉक कर लिया। मगर उसी पल दूसरे वुड क्लोन ने एक और सुसानो एरो सीधा उसकी तरफ दाग दिया। ओबिटो सास्के के साथ मरना नहीं चाहता था। उसे अपनी जुत्सु रोकनी पड़ी और फिर से फेज मोड में चला गया। जब उसे एहसास हुआ कि सास्के उसकी प्रेडिक्शन को पहले ही पढ़ चुका था तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे समझ आया, अगर इस लड़के को और बढ़ने दिया तो वो मून्स आई प्लान का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। उसके हथेली में अजीब सा पसीना निकल आया, लेकिन ठीक उसी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओबिटो बुदबुदाया, अरे बारिश है। फिर मुस्कुराया, मैं उचिहा ओबिटो कैसे किसी बच्चे के डर से पसीना बहा सकता हूँ। तो बस यहीं तक था पार्ट 4 गाइस। मैं 20 मिनट की वीडियो लाने की सोच रहा हूँ। आप लोगों को मुझे हाई पॉइंट्स की लिस्ट में टॉप 100 तक पहुंचाना होगा। हाई पॉइंट्स दिए बिना मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं सीधा 20 मिनट वाली वीडियो में।